बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना पर अदालत का फैसला आ रहा है। मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में विशेष ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुना रहा है। इस मामले पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि शेख हसीना के खिलाफ सरकारी अभियोजकों ने मृत्युदंड की अपील की है। शेख हसीना पर इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल का फैसला। कोर्ट ने 6 हिस्सों में 453 पेज का फैसला लिखा है। हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ ये ट्रिब्यूनल की तरफ से कह दिया गया है। निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारा गया। ट्रिब्यूनल ने इस बात को स्वीकार किया है। बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा पर भी आरोप। कोर्ट ने हसीना की टेलीफोनिक बातचीत को सबूत माना है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स को थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि इसका खुलासा होने जा रहा है। शेख हसीना की सजा पर फैसला जो बस आने को ही है। तो फिलहाल कोर्ट ने 6 हिस्सों में 453 पेज का यह फैसला है, जिसको बांटा है और अब ये फैसले की घड़ी है। हालांकि शेख हसीना के परिवार की तरफ से प्रतिक्रिया पहले ही आ चुकी है। परिवार की तरफ से पहले ही इस बात की आशंका जताई जा रही है कि क्योंकि जो सरकारी पक्ष है उसने सजाए मौत की मांग की है, तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर अदालत की तरफ से सजाए मौत का फरमान शेख हसीना की तरफ के लिए सुना दिया जाएगा। तो 2024 में जो हिंसा हुई थी, उसी हिंसा को जिस बर्बरता से कुचला गया था, इसी के आरोपों के कटघरे में शेख हसीना। दरअसल शेख हसीना और बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री पर 2024 में छात्र आंदोलन के दौरान हत्या के प्रयास, मानवता के खिलाफ अपराध, ये तमाम आरोप हैं। इस दौरान जो हिंसा हुई थी उसमें 1400 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में शेख हसीना को मास्टरमाइंड बताते हुए मौत की सजा की मांग की गई है। वहीं शेख हसीना और उनकी पार्टी दावा कर रही है कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते उनके खिलाफ ये मुकदमे दर्ज किए गए और उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। पहले ही शेख हसीना की पार्टी की तरफ से, शेख हसीना के परिवार की तरफ से यह आशंका जता दी गई है कि फैसला शेख हसीना के खिलाफ आएगा और वो जो मौत की सजा की मांग की गई है उसी पर अदालत मोहर लगा देगी। तो फैसले से पहले शेख हसीना का बयान भी सामने आया है। सभी आरोप झूठे हैं, सभी आरोप मनगढ़ंत हैं, ये शेख हसीना की तरफ से कहा गया है। ये पूरा केस एक राजनीतिक साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण निष्पक्ष नहीं है। कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। ये आरोप भी शेख हसीना की तरफ से लगाए गए हैं। तो शेख हसीना पर आरोप ये कि निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर उन्हीं के कहने पर फायरिंग हुई। सैकड़ों लोगों का अपहरण करके, गायब करके उनको मार देने के आरोप शेख हसीना पर। लाशें जलाना, सबूत खत्म कर देना, ये आरोप भी शेख हसीना पर हैं। तो जो आरोप शेख हसीना पर हैं वो एक एक कर मैंने आपके सामने रखे। अब शेख हसीना की तरफ से जो बयान सामने आया है उसका भी पूरा लब्बो-लुबाब मैं आपके सामने रख रही हूं। सभी आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत शेख हसीना की तरफ से करार दिया जा रहा है। शेख हसीना कह रही हैं कि उन पर ये जो केस बनाए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक साजिश है और कुछ नहीं। तो मुख्य आरोप 5 हैं शेख हसीना पर। प्रदर्शन को कुचलने की मास्टरमाइंड शेख हसीना को बताया गया है। दूसरा आरोप लेकर आइए। हेलीकॉप्टर ड्रोन से निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करवाई गई, ये वो दूसरा आरोप शेख हसीना पर। 5 मुख्य आरोप हैं। तीसरा ये कि छात्र कार्यकर्ताओं की हत्या करवा दी गई। प्रदर्शनकारी थे, प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनकी हत्या करवाई गई छात्रों की, ये आरोप है शेख हसीना पर। चौथा आरोप है हिंसा भड़काई गई है, जानबूझकर हिंसा की आग भड़काई गई ताकि सरकार को दमन करने का मौका मिल सके और वही सरकार ने किया। इस सारे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड शेख हसीना को ही बनाया गया है। और 5वां मुख्य आरोप मानवता के खिलाफ अपराध, ये 5वां मुख्य आरोप है जो शेख हसीना पर लगाया गया है। और इस बीच अवामी लीग के फेसबुक पेज पर जारी एक भावनात्मक ऑडियो संदेश है जिसमें शेख हसीना का बयान बताया जा रहा है जिसे, और इस बयान में शेख हसीना की तरफ से कहा गया है फैसले से पहले ये बयान जिसमें वो कह रही हैं कि मेरे खिलाफ सभी आरोप झूठे मनगढ़ंत हैं, मेरे खिलाफ हो रही है राजनीतिक साजिश।
अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण निष्पक्ष नहीं है। तो ये भावनात्मक संदेश ऑडियो मैसेज है शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और उसी के फेसबुक पेज पर यह ऑडियो संदेश जारी किया गया है। इसे शेख हसीना की तरफ से जारी किए गए भावनात्मक संदेश के तौर पर देखा सुना जा रहा है। तो शेख हसीना पर फैसले से पहले बांग्लादेश में हिंसा भी भड़की हुई है। बांग्लादेश में वाहनों को, घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रेल ट्रैक को आग के हवाले कर दिया है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई जगह प्रदर्शन के चलते जाम की स्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश में मशालें लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो इस वक्त बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप बीती रात की देख रहे हैं, जहां शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम सड़कों पर उतरा हुआ है। अवामी लीग के ये कार्यकर्ता हैं, प्रदर्शनकारी हैं और हाथों में मशालें लेकर ये जुलूस निकालते नजर आ रहे हैं। कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुआ है। बांग्लादेश में जमकर हिंसा का ये सिलसिला लगातार जारी है। तो ये 5 तस्वीरें आपके सामने देख रहे हैं आप, कैसे हिंसा, हाथों में मशालें लेकर मार्च करते प्रदर्शनकारी, सड़कों पर वाहनों को आग के हवाले किया जा रहा है। कई घर फूंक डाले गए हैं। रेल ट्रैक पर भी आग लगा दी है और ऐसे में रेल यातायात भी कई हिस्सों में बांग्लादेश में फिलहाल बाधित है। शेख हसीना को लेकर जैसे ही वो फैसला आएगा, सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक सटीक जानकारी पहुंचाएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, जहां पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर यह मामूली विवाद हुआ था और इसमें पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे यशवर्धन को सड़क पर बेरहमी से पीट डाला। ये करतूत सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीर में प्रणव सिंह चैंपियन का बेटा ऑरेंज कलर की जैकेट पहने दिख रहा है, जिसने गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हुई कहासुनी के बाद यशवर्धन नाम के युवक को पकड़ा और फिर उसे बेरहमी से पीटने लगा। युवक मारपीट न करने के लिए रहम की गुहार लगा रहा था और प्रणव सिंह चैंपियन का बिगड़ैल बेटा उसे बेरहमी से पीटे जा रहा था। आरोप यह भी है कि इस दौरान उसके सरकारी गनर ने भी पिस्टल दिखाई। वहीं इस मामले में सबसे बड़ा सवाल देहरादून पुलिस को लेकर खड़ा है, जिसके पास मारपीट का सीसीटीवी आ चुका है। साफ दिख रहा है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का बेटा युवक को पीट रहा है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने फिलहाल सरकारी गनर को सस्पेंड कर दिया है और एक बोलेरो गाड़ी सीज की है। साफ है पुलिस सबूत होने के बावजूद इस मामले में लीपापोती में जुटी हुई है और इसी वजह से सवाल बड़ा है। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में दबंग बदमाशों की खौफनाक करतूत सामने आए। बाइक सवार युवकों पर लाठी, डंडे, धारदार हथियार से हमला बोल दिया गया। उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई। वहीं दबंग बदमाशों की करतूत पास में लगे किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड की है। बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में बाइक पर जा रहे युवकों पर ताबड़तोड़ लाठी डंडे से हमला बोला। बाइक पर 3 युवक सवार थे, जिसमें से एक मौके से फौरन भाग गया। ऐसे में दबंगों ने 2 दूसरे बाइक सवार युवकों पर हमला बोला। वहीं मौका पाकर दूसरा युवक भी भाग निकला, लेकिन इस बीच एक युवक जमीन पर बेसुध होकर गिर गया, जिस पर बदमाश बेरहमी से लाठी डंडे बरसाते रहे। 19 सेकंड का वीडियो है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल है। ये वारदात 6 नवंबर की है। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने भोला रोड पर बाइक सवार युवकों की बेरहमी से पिटाई की है। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर आईटी सिटी बेंगलुरु में एक युवक के साथ लूटपाट की वारदात सामने आई है। शांतिनगर रोड पर एक बाइक सवार को 3 लुटेरों ने हथियार के दम पर लूट लिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। इसमें दिख रहा है बाइक सवार बदमाश एक युवक को ओवरटेक कर रोकता है। बदमाशों ने पहले उसका बैग छीनने की कोशिश की। कामयाब ना होने पर युवक को हथियार दिखाया, युवक को धमकाया। युवक भी हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों से भिड़ा रहा। कुछ देर सड़क पर छीना झपटी होती रही और बाद में बदमाश युवक की जेब से पैसे निकालकर फरार। स्थानीय लोगों ने आईटी सिटी में बढ़ते अपराध को लेकर अब चिंता व्यक्त की है।
अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक वैन सवार बदमाश ने उसे पकड़ने पहुंचे पुलिस वालों और प्रवर्तन अधिकारियों को कुचलने की कोशिश की है। उसकी ये करतूत वीडियो के तौर पर सामने है, जिसमें साफ दिख रहा है पुलिस से भागने की वो कोशिश कर रहा था। दरअसल जैसे ही पुलिस और प्रवर्तन अधिकारियों की टीम ने इस शख्स को घेरा, इसने उनसे बचने के लिए वैन को कच्चे रास्ते पर उतार दिया। वहां से वैन को सड़क पर ले आया, भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान गाड़ी से नीचे उतरकर इसे घेरने की कोशिश करने वाले सुरक्षा कर्मियों को कुचलने की भी कोशिश हुई। फिर वहां से फरार हो गया ये। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस की टीम ने इसे घेर कर पकड़ लिया। इसके वैन से हथियार बरामद हुए हैं। वैन चलाने वाले आरोपी के खिलाफ पहले भी कई केस दर्ज हैं, जिसमें सार्वजनिक तौर पर उत्पात मचाना, नशे में बुरा बर्ताव करना शामिल है। ये पूरा मामला शार्लेट इलाके में मौजूद यूनिवर्सिटी सिटी का है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सड़क हादसा हुआ है। यहां 3 बाइक आपस में टकरा गईं और फिर बाइक पर सवार लोग सड़क पर गिर गए। ये पूरा वाकया सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। इसमें साफ दिख रहा है कैसे सड़क पर लापरवाही की वजह से 3 बाइक हादसे का शिकार हुई हैं। तस्वीरें 2 दिन पहले की हैं। गुरबख्शगंज इलाका, यहाँ का किलौली चौराहा। 3 बाइक आपस में टकराई, जिसके बाद इनका बैलेंस बिगड़ा। 2 बाइक और उस पर सवार लोग बीच सड़क पर जा गिरे। तीसरी बाइक और उस पर सवार युवक किनारे गिरा। इस हादसे में बाइक पर सवार 5 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। उधर तेलंगाना के आदिलाबाद में एक कंटेनर ट्रक ड्राइवर की खौफनाक तस्वीर सामने आई, जिसने बाइक को टक्कर मारी और फिर बाइक को ट्रक से करीब 5 किलोमीटर तक घसीटता ले गया। गनीमत यह रही कि बाइक सवार व्यक्ति नीचे गिरा था, मामूली चोट ही उसको आई। तस्वीरें आदिलाबाद के नेशनल हाईवे 44 की हैं। यहां बाइक को टक्कर मारने के बाद भारी भरकम कंटेनर ट्रक के ड्राइवर ने ट्रक को रोका नहीं, बल्कि पूरी रफ्तार से बाइक को सड़क पर घसीटता चला गया। सड़क पर ट्रक के पास मौजूद कार सवार ने ड्राइवर की करतूत का वीडियो बनाया, जिसमें साफ दिख रहा है कंटेनर ट्रक के आगे बाइक फंसी हुई है। ड्राइवर ट्रक से बाइक को पूरी रफ्तार से घसीट रहा है। ट्रक ड्राइवर करीब 5 किलोमीटर तक बाइक को घसीटता रहा। सड़क से गुजर रहे लोगों ने हादसे की जानकारी पुलिस को दी, जिसने ट्रक का पीछा किया। आरोपी ड्राइवर को पकड़ा। उधर राजस्थान के बीकानेर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां एक श्रीडंगुरगढ़ इलाका है, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश कर रही थी और तभी ट्रेन आ गई, जिसने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। ये हादसा श्री डूंगरगढ़ से करीब 2 किलोमीटर आगे बेनीसर इलाके में हुआ है। यहाँ पर ट्रेन की टक्कर से ट्रैक्टर और ट्रॉली अलग हो गए और जैसे ही लोगों ने टक्कर की आवाज़ सुनी, भारी तादाद में लोग मौके पर पहुंचे। गनीमत ये रही, टक्कर से पहले ट्रैक्टर पर सवार लोग नीचे कूद गए थे, इस वजह से उनकी जान बच गई। हालांकि ये भी साफ है कि रेलवे ट्रैक को पार करने में ट्रैक्टर ड्राइवर ने लापरवाही बरती, जिस वजह से ट्रैक्टर और ट्रॉली ट्रेन की चपेट में आ गए थे। बिहार के हाजीपुर में पेट्रोल पंप पर लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां बाइक सवार 3 लुटेरे पेट्रोल पंप पर पहुंचे, 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश लूटा और फरार। लूट को अंजाम देने वाले बदमाशों की करतूत पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें साफ दिखाई दिया एक लुटेरा बाइक में पेट्रोल भरने के बाद अपने पास मौजूद पिस्टल निकालता है, उसे पेट्रोल भर रहे कर्मचारी पर तान देता है। पेट्रोल पंप कर्मचारी उनका विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी दूसरा लुटेरा बाइक से नीचे उतरता है और उसके हाथ में भी पिस्टल है। जहां पहला लुटेरा पेट्रोल पंप कर्मचारी का कैश बैग छीनने की कोशिश करता है, दूसरा लुटेरा पेट्रोल पंप के भीतर चला जाता है। लगातार गोली मारने की धमकी देने की वजह से पेट्रोल पंप कर्मचारी इन्हें कैश बैग दे देता है, जिसके बाद लुटेरे गोली चलाने की धमकी देते हैं, बाइक पर सवार होकर फरार हो जाते हैं। फिल्मी स्टाइल में वारदात हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां खदान हादसे को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने हादसे के जिम्मेदार खदान मालिक को पकड़कर खदान के पट्टा धारक समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने पट्टा धारक मधुसूदन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सोनभद्र में शनिवार को हादसा हुआ था।
अब तक इस हादसे में 6 लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस ने पट्टा धारक मधुसूदन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। ये वारदात सड़क पर लगे सीसीटीवी में दर्ज हुई है। फुटेज में साफ दिख रहा है लोग आ जा रहे हैं और जैसे ही छात्रा ने गली से निकलने की कोशिश की तभी साइकिल पर सवार एक अधेड़ उम्र का शख्स आता है। शख्स की हरकतें भांपकर छात्रा दूर हटने की कोशिश की, लेकिन पीछे दीवार थी, वो दूर नहीं जा पाई। अधेड़ उम्र के शख्स ने उससे छेड़खानी की। छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए उसे हाथ मारा। पलटवार होते देख ये शख्स तुरंत वहां से साइकिल लेकर फरार हो गया। ये घटना मुगलपुरा थाना क्षेत्र की है। उधर उत्तराखंड के मसूरी में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां एक लड़की ने लड़के को कहासुनी के बीच थप्पड़ जड़ दिया। ये मामला भगत सिंह चौक का है, जहां युवक का स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती से किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद नौबत मारपीट तक पहुंच गई। ये वीडियो देर रात का सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। बताया जा रहा है स्पा सेंटर पर पत्थर फेंकने को लेकर विवाद बढ़ा, जिसके बाद स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती की पहले युवक के साथ बहस हुई। फिर गुस्से में युवती ने युवक को थप्पड़ मारा। दरअसल पिछले कुछ महीनों से मसूरी में तेजी से स्पा सेंटर्स खुल रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग फिक्रमंद भी हैं। स्पा सेंटर को लेकर लोगों को कई शिकायतें भी मिल रही हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है देर रात खुलने वाले कई स्पा सेंटर्स में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। इनके बाहर आए दिन बहसबाजी होती है, झगड़े देखने को मिल रहे हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है। हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर में पुलिस जम्मू रेलवे स्टेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। प्लेटफॉर्म से ट्रेन के भीतर तक तलाशियां ली जा रही हैं। तो जम्मू कश्मीर में जम्मू का जो रेलवे स्टेशन है वहां सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में पुलिस हाई अलर्ट पर है और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो जम्मू रेलवे स्टेशन को लेकर मिल रही है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर पुलिस पहली नजर रख रही है, चौकसी बढ़ा दी गई है। यहाँ चाहे प्लेटफॉर्म हो या फिर जो भी ट्रेनें यहाँ पर रुक रही हैं, सभी की तलाशी ली जा रही है। तो जम्मू रेलवे स्टेशन की ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर पुलिस फोर्स गश्त करती हुई तलाशी ऑपरेशन को आगे बढ़ाती हुई सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो भी यात्री संदिग्ध लग रहा है उससे पूछताछ की जा रही है, उसका सामान चेक किया जा रहा है। वैसे भी प्लेटफॉर्म पर पैनी नजर रखी जा रही है, प्लेटफॉर्म्स पर चेकिंग की जा रही है, कहीं कोई लावारिस सामान तो छोड़कर नहीं जा रहा। और जो ट्रेन रुक रही हैं आकर, उन ट्रेन में भी देखिए कैसे पुलिस वाले सुरक्षा चाक चौबंद करते हुए अच्छे से ट्रेन्स की भी तलाशी आप कह सकते हैं ली जा रही है, उन्हें भी अच्छे से खंगाला जा रहा है। तो ये जम्मू रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और वहां से सफेदपोश चेहरे, आतंक के डॉक्टर्स, एक के बाद एक ये नेटवर्क इसका खुलासा होता गया, जिसकी वजह से दिल्ली लाल किले के सामने कार ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त खासतौर से जम्मू कश्मीर में किए गए हैं और सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस अलर्ट पर। उधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सांप ने एक युवक के हाथ पर डसा। सांप के काटने के बाद भी युवक ने हिम्मत नहीं हारी, सांप लेकर ही अस्पताल पहुंच गया। वीडियो दिखाती हूं मैं आपको। सांप ने युवक के हाथ में डसा था, जिसकी वजह से युवक के हाथ से खून निकला। युवक जैसे ही सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा, वहां मरीजों तीमारदारों में हड़कंप सा मचा। युवक ने डॉक्टर को सांप दिखाया। उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया। उसकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है। ये मामला थाना सिहारा के जोशियान इलाके का है।
सोशल मीडिया पर लाइक्स और कमेंट्स के लिए आजकल युवा अपनी जान भी दांव लगाने से पीछे नहीं है। रील बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक ऐसा ही मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये। कुछ स्कूली छात्र हैं, जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पर रील बना रहे हैं। ये रेलवे ट्रैक एक पुल से होकर गुजरता है। छात्र पुल पर पहुंचे, वहां खड़े होकर रील बनाई। अगर उसी वक्त कोई ट्रेन पुल पर आ जाती तो जरा सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। स्कूली छात्रों का ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। उधर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक बार फिर तेंदुए की दस्तक से दहशत है। यहां रात में तेंदुआ सड़क के पास घूमता दिखा। रास्ते से गुजर रहे कार सवार लोगों ने तेंदुए की तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। तेंदुआ केशवापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास चहलकदमी कर रहा था, जो महेशपुर वन रेंज के भीतर मौजूद है। वहीं कार की रोशनी को देखने के बाद तेंदुए ने रास्ता बदला और वो सड़क से जंगल में चला गया। रिहायशी इलाके के पास तेंदुए की दस्तक से लोग खौफजदा, क्योंकि जंगल से तेंदुआ अब रिहायशी इलाकों का रुख करने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों को तेंदुए के हमले का डर सता रहा है। बात करेंगे हम लालू परिवार में मचे घमासान की। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार मिली है महागठबंधन को, और इसी वजह से अब लग ऐसा रहा है कि इस करारी हार मिलने के बाद लालू परिवार में पड़ गई है जबरदस्त दरार। दरअसल पिता लालू को किडनी देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने खुद को पार्टी और परिवार से अलग किया। शनिवार को उन्होंने राबड़ी आवास छोड़ दिया। रोहिणी के बाद उनकी 3 और बहनें रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी ने भी अपने बच्चों के साथ बिहार से दिल्ली की ओर रवानगी पकड़ी। इससे पहले आज रोहिणी ने एक इमोशनल पोस्ट किया। कहा, मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई, पिता लालू को दी मेरी किडनी को गंदा कहा। लालू या तेजस्वी की तरफ से अब तक इस पूरे विवाद को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन भाई तेज प्रताप बहन रोहिणी के समर्थन में खुलकर सामने आए। परिवार छोड़ने के साथ ही रोहिणी आचार्य ने दावा किया कि उन्हें गंदी गालियां दी गईं, मारने के लिए चप्पल तक उठा ली गई। उन्होंने कहा, अपने आत्मसम्मान से वो समझौता नहीं करेंगी, सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जत किया गया, जिसके बाद रोते हुए अपने माँ बाप को छोड़कर मैं आ गई, ये रोहिणी की तरफ से कहा गया है। और इस बीच रोहिणी आचार्य के एक और पोस्ट ने लालू परिवार में जारी घमासान को लेकर आम जनता के बीच पूरी लड़ाई रख दी है। परिवार में एक ऐसा जहरीला इंसान जरूर होता है जिसको आप कितनी भी इज्जत दे दो, कितना ही सम्मान दे दो, लेकिन वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। ये वो नया पोस्ट है जो रोहिणी ने आज सोशल मीडिया पर साझा किया। आगे अपने इस पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, वो बेचारा बनकर आप पर ही सारे इल्जाम लगाता रहेगा। जब उसको आपसे कोई स्वार्थ होगा तो वो 2-3 दिन पहले ऐसा व्यवहार करेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वो फिर से अपनी औकात दिखा देगा। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए। ये रोहिणी आचार्य की तरफ से लिखा गया है। अब सवाल यह है कि जब भाई बहन के बीच झगड़ा सुलझ गया था तो फिर अब इस झगड़े की शुरुआत कैसे हो गई। सूत्र ये बता रहे हैं, तेजस्वी हार की जिम्मेदारी रोहिणी पर डाल रहे थे और यहीं से शुरू हुआ भाई बहन के बीच विवाद। और ये पूरा विवाद सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने कटाक्ष करते हुए रोहिणी से कहा, तुम तो बहुत खुश हो रही होंगी, जो तुम चाहती थी वो हो गया ना। इस पर रोहिणी ने कहा, माता पिता के सामने तुम जैसा व्यवहार कर रहे हो तो मेरे दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं, और जिस तरह तुम घर की बेटी का अपमान कर रहे हो, अभी और देखना मेरी बद्दुआ तुमको लगेगी। ये रोहिणी की तरफ से कहा गया। तो रोहिणी आचार्य एक के बाद एक बयान दे रही हैं, आरोपों की बौछार कर रही हैं, लेकिन चाहे लालू हो या फिर तेजस्वी यादव, दोनों की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर एक भी बयान सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ भाई तेज प्रताप बहन रोहिणी के समर्थन में खुलकर आगे आ गए। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है।
रहने दीजिए, बच्चा है वो। जो रोहिणी कल तक पिता की आंख का तारा थी, माँ की राज दुलारी थी, भाई का सम्मान थी, जान थी। जो रोहिणी कल तक पिता को पूजते नहीं थकती थी, भाई तेजस्वी के कसीदे पढ़ते नहीं रुकती थी, परिवार ही जिसके लिए आन बान शान था, वो रोहिणी आज परिवार की आंख की किरकिरी क्यों हो गई, परिवार से अलग क्यों हो गई, परिवार के खिलाफ क्यों हो गई। जिस रोहिणी ने पार्टी को अपना सब कुछ दिया, जिस रोहिणी ने भाई तेजस्वी को जिताने के लिए दिन रात एक कर दिया, उस रोहिणी ने पार्टी को अलविदा क्यों कह दिया। लालू परिवार इस समय दो मोर्चे पर घिरा है। एक तरफ चुनाव में करारी हार, दूसरी तरफ परिवार में रार। तो क्या रोहिणी आचार्य भाई तेज प्रताप के पद चिन्हों पर निकल पड़ी हैं, जिससे लालू परिवार की कलह और बढ़ने वाली है। इस सवाल का जवाब जानने से पहले लालू परिवार के बारे में जान लीजिए। रोहिणी आचार्य लालू और राबड़ी की दूसरे नंबर की बेटी है। उनसे बड़ी मीसा है और छोटी चंदा, रागिनी, हेमा, अनुष्का और राजलक्ष्मी है। जिसके बाद भाई तेज प्रताप और फिर तेजस्वी यादव का नंबर आता है। रोहिणी तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी दी थी, लेकिन अब ये किडनी भी परिवार के कलह के बीच आ गई है। 14 तारीख को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। नतीजों में आरजेडी को महज 25 सीट मिली, जबकि 2020 में पार्टी ने 75 सीटें जीती थी। तेज प्रताप करीब 50,000 वोट से चुनाव हार गए, तो लंबी खींचतान के बाद तेजस्वी अपनी सीट बचा पाए। पार्टी अभी हार का मंथन भी नहीं कर पाई थी। 15 तारीख को रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिससे लालू परिवार की कलह खुलकर सामने आ गई। रोहिणी ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। लेकिन ये तो लालू परिवार में बगावत की शुरुआत भर थी, क्योंकि इसके बाद रोहिणी ने एक के बाद एक 2 और पोस्ट किए, जिसमें उन्होंने अपने परिवार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। अपने दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ही मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप, बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चले, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी, बहन पैदा ना हो। इसके बाद रोहिणी ने पोस्ट किया, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी, बहन जो शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो, तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को ना बचाएं। अपने भाई, अपने घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपने घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया, मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त ना पति, ना अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया।
आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें, किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो। रोहिणी के पोस्ट को गौर से देखें तो उसमें कुछ खास कीवर्ड है, जैसे जलील किया, गाली दी, मारने के लिए चप्पल उठाया, गंदी किडनी और संजय रमीज। रोहिणी से जब इसको लेकर सवाल किए गए तब भी उन्होंने यही सब बातें दोहराई। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय रमीज तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। देखिए, तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने, परिवार से नाता तोड़ने के बाद तेजस्वी यादव पर हमला बोला। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव ने बड़े आरोप लगाए हैं। रोहिणी के आरोपों पर तेज प्रताप यादव का बयान सामने आया। वो कह रहे हैं, बहनों का दर्द क्या होता है, तेजस्वी क्या समझेगा। मेरा घर बर्बाद हो चुका है, ये तेज प्रताप यादव ने कहा। मेरे माँ पिता का जीवन गहरे संकट में है। पार्टी हड़पने के लालच ने आरजेडी को रसातल में पहुंचा दिया। जय चंदो ने पूरा परिवार निगल लिया है हमारा। एक तरफ लालू परिवार की कलह खुलकर सामने आ रही है तो दूसरी तरफ इस कलह की वजह सूत्रों के मुताबिक शनिवार को तेजस्वी और रोहिणी के बीच तीखी बहस हुई थी। हार की जिम्मेदारी रोहिणी पर डाली जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस बहसबाजी के बीच तेजस्वी यादव ने कटाक्ष करते हुए रोहिणी से कहा, तुम तो बहुत खुश हो रही होंगी, जो तुम चाहती थी वो हो गया। इस पर रोहिणी ने कहा, तुम जैसा व्यवहार मेरे साथ कर रहे हो, माँ पापा के सामने मेरे दिल से बद्दुआएं निकल रही हैं। जिस तरह तुम घर की बेटी का अपमान कर रहे हो, अभी और देखना, बद्दुआ लगेगी तुमको मेरी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान घर पर लालू, राबड़ी समेत परिवार के सभी लोग मौजूद थे। रोहिणी जब जाने लगी तब लालू राबड़ी भावुक हो गए। वहीं इस बहसबाजी को लेकर सभी बहनें तेजस्वी के खिलाफ थी। बताया जा रहा है कि जब तेजस्वी और रोहिणी के बीच बहस हो रही थी, बहन राजलक्ष्मी को बीच बचाव करना पड़ा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सिंगापुर से पटना आने के बावजूद रोहिणी को प्रचार में कुछ जगहों के अलावा कहीं और भी भेजा ही नहीं गया। केवल एक दिन वो अखिलेश यादव की सारण वाली रैली में शामिल हुई थी। क्योंकि लालू परिवार में झगड़े की वजह कोई पारिवारिक वजह नहीं है, विशुद्ध आप इसको कहें राजनीतिक वजह है। यह पावर शेयरिंग का मामला। लालू परिवार में से 9 बच्चे हैं लालू राबड़ी जी के, लेकिन 3-4 उसमें 4 जो है वो राजनीति में सक्रिय, पहले 3 थे और अब रोहिणी आचार्य 4 सक्रिय हैं। उनको लगता है कि सब कुछ तेजस्वी के पास क्यों, ये हमारे माँ बाप की पूंजी है, ये पूंजी राजनीतिक पूंजी जो है वो तेजस्वी यादव ने खुद से खड़ी नहीं की है, तो इसमें हमारा भी हक होना चाहिए। यानी रोहिणी आचार्य चाहती है कि अगर वो सारण से चुनाव लड़ती हैं तो उस इलाके में या फिर दूसरे इलाके में जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं, उनको हिस्सेदारी मिले। लालू या तेजस्वी की तरफ से इस पूरे विवाद पर अब तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन तेज प्रताप ने इसे लेकर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा, कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। इसके आगे तेज प्रताप लिखते हैं, सुन लो जय चंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहट अब अग्नि बन चुकी है। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन चंद चेहरों ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। तेज प्रताप लिखते हैं, मैं माननीय आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता, मेरे राजनीतिक गुरु श्री लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं, पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। ये लड़ाई किसी दल की नहीं, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने
इस पूरे विवाद पर तेजस्वी पर तंज कसा है, जबकि आरजेडी नेता इसे परिवार का मामला बता रहे हैं। तेजस्वी को समझदारी नहीं है, वो खुद ब्लैकमेल हो रहा है। अगर ब्लैकमेल हो रहा है तो वो सिंगल ब्लैकमेल हो, निकलो यहां से, पार्टी से, घर से निकलो, तुम्हारा इसमें क्या योगदान है? यानी आपको लग रहा है कि तेजस्वी की वजह से पूरा परिवार टूट रहा है, पूरा परिवार बिखर रहा है? तेजस्वी के वजह से पूरा परिवार, पूरा पार्टी बिखर रहा है। उसके अहंकार के कारण, वो अहंकार थूक देगा तो पार्टी और परिवार दोनों ठीक हो जाएगा। पारिवारिक मामला है, परिवार के लोग इस पूरे मामले को देखेंगे, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस सब पर जवाब देगा। जिस तरह से रोहिणी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हर माँ, पिता, कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। पहले तेज प्रताप यादव और अब रोहिणी आचार्य, लालू यादव के दो चिरागों ने परिवार के खिलाफ हुंकार भर रखी है। उधर रोहिणी आचार्य के आरोपों की एनडीए नेताओं ने जमकर निंदा की है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं जो हुआ उससे वो बहुत नाराज हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं रोहिणी के आंसू तेजस्वी के लिए श्राप बन जाएंगे। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कह रहे हैं लालू परिवार के लिए इससे बुरे दिन और नहीं हो सकते। प्रसाद किस जरूरियत में इस तरह का काम किए हैं, ये जांच का विषय है। सबसे पहले अपने भाई को, बड़े भाई को घर से निकलवाया और फिर अब बहन लोगों को निकलवाया। उस बहन को इसने किडनी तक दे दिया। हम तो व्यक्तिगत रूप में कहते हैं कि हम इस प्रकरण से बहुत दुखी हैं और बहुत संवेदना हम व्यक्त करते हैं रोहिणी आचार्य के प्रति। रोहिणी केवल लालू जी की बेटी नहीं है, वह राजद परिवार की बेटी और बिहार की बेटी है। कन्यादान हम लोगों ने किया है और उस कन्या के आंख से अगर पीड़ा झलक रही हो और अब तक वो आंसू सूख नहीं रहे हो, लालू जी, राबड़ी जी लाचार हो गई हैं। कौन है ये रमीज? कैसे लालू जी के घर में वो रह रहा है जिस पर 10 या 11 आपराधिक मामले हों, जो जेल की यात्रा करके आया हो? वह राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी प्रबंधक है, लेकिन बेटी के आंख का आंसू और उसके निकले हुए मुख से शब्द, तेजस्वी जी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन यह आपके लिए राजनीति में श्राप बन जाएगा। रोहिणी आचार्य ने लालू जी की ज़िंदगी को बचाया है, किडनी दिया है। अगर उस परिवार में रोहिणी आचार्य एक बेटी है, एक महिला है, एक माँ है, और अगर उस परिवार में उसका सम्मान नहीं है, तो लालू जी और राबड़ी जी जरूर इस बात पर संज्ञान लेंगे, ध्यान देंगे कि उस परिवार में बेटी को जो अपमानित करने का काम कोई तीसरा आदमी करे, हमें नहीं लगता है लालू जी इसको सहन करेंगे। श्री यादव जी का परिचय ही लालू जी का बेटा कुरेक में है। अगर लालू जी असहाय हो जाएंगे तो उस दिन, उससे बड़ा दिन कोई खराब इस परिवार के लिए नहीं होगा। बड़ी खबर मैं आपको इस वक्त बता दूं, दिल्ली में जो धमाका हुआ था उसको लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान सामने आया है। प्रेशर कुकर माहौल का नतीजा है दिल्ली धमाका, ये महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। जो हो रहा है उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार। महबूबा मुफ्ती दिल्ली धमाके के लिए कटघरे में मोदी सरकार को खड़ा कर रही हैं। विवादित बयान महबूबा मुफ्ती का। मोदी सरकार कश्मीर में इजरायली फॉर्मूला चला रही है, ये आरोप महबूबा मुफ्ती की तरफ से लगाए गए हैं। तो एक बार फिर कश्मीर के ये दल, जिनका वही रवैया, आतंक को लेकर ढाल बनने का ये जो काम करते हैं, वही एक बार फिर से सामने आ रहा है। बिना ये सोचे समझे कि इस तरीके के बयान आतंक का हल नहीं हो सकते। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर राजनीति गरमाने वाला विवादित बयान दिया है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ मरकजी सरकार से, आपने बहुत तबाही मचाई 2019 के बाद। आपने बहुत पकड़ दकड़ का माहौल यहाँ शुरू किया, बहुत ज्यादती कर रहे हैं आप। अगर कोई अखबार वाला कुछ लिखता है तो उसको भी शाम को थाने पे बुलाते हो। अगर कहीं पानी नहीं होता तो लोग सड़क पे निकलते हैं तो उनको भी एसएचओ जाता है, कहता है अंदर जाओ नहीं तो पीएसए लगा लूंगा। हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए। ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया, आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया।
मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने एक वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया अपनी पॉलिसी से। ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जिनकी तरफ से कहा जाता था कि अगर अनुच्छेद 370 को छुआ भी तो घाटी में कोई तिरंगा उठाने वाला बाकी नहीं रहेगा। और आप जानते हैं कैसे लगातार देश की आन बान शान तिरंगा घाटी में लहराता है, बावजूद इसके अनुच्छेद 370 हट चुका है। और अब एक बार फिर जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर ये सियासी बयानबाजी जो महबूबा मुफ्ती ने की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।